नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। चीन को टैरिफ से बचाने के मामले में भारत समेत 40 देशों पर अमेरिका की नजर। नालसार सीजीआई विवाद के बीच सीजेपी पर पीसीआई चेयरमैन बोले, हमारे हित एक जैसे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल सरकार पर तंज, बोले मुझे छोटा कलाकार समझते हैं। पैकेज्ड फूड पर चेतावनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एफएसएसएआई से पूछा आदेश क्यों नहीं माना। तमिलनाडु सीएम विजय की प्रधानमंत्री से अपील, लिखा 543 सीटें बनाए रखें। ट्रंप प्रशासन ने भारत, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम समेत 40 से ज्यादा देशों को चीनी सामान की संभावित गैर कानूनी ट्रांसशिपमेंट के जोखिम वाली लिस्ट में रखा है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कथित तौर पर तीसरे देशों के जरिए सामान अमेरिका भेजकर उस पर लगे ऊंचे टैरिफ से बचने की कोशिश करता है। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट घोटाला बताया। प्रशासन अब अमेरिकी कस्टम के साथ मिलकर एआई आधारित सिस्टम विकसित कर रहा है। यह शिपिंग रिकॉर्ड, कार्गो रूट और पुराने पैटर्न का विश्लेषण कर संदिग्ध शिपमेंट की पहचान करेगा। इस कदम से भारत समेत उन देशों की जांच बढ़ सकती है जो चीन से जुड़ी वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट पर लगाया गया प्रतिबंध कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। यह फैसला उन छात्रों के विरोध के बाद आया जिन्होंने सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। पहले पीसीआई ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को इन छात्रों का नामांकन न करने का निर्देश दिया था। फैसले की कानूनी जगत और छात्रों ने तीखी आलोचना की। सीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, जिसके बाद अपने नए आदेश में पीसीआई ने कहा कि 2026 बैच के सभी छात्र अब किसी भी स्टेट बार काउंसिल में नामांकन करा सकेंगे और किसी निर्दोष छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। बीसीआई अब नालसार के वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बीसीआई और नालसार विवाद के पीछे एक बार फिर अपना चर्चित नारा उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या होगा अगर सभी कानूनी कॉकरोच एक साथ आ जाएं। विवाद तब शुरू हुआ जब पीसीआई ने नालसार के 2026 बैच के छात्रों के एडवोकेट एनरोलमेंट पर रोक लगा दी। छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। फैसले की आलोचना के बाद पीसीआई ने कुछ घंटों में सामूहिक रोक हटा ली। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसे छात्रों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई बताया और पीसीआई से पूरा आदेश वापस लेने की मांग की। सीजेपी का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जांच की बात अभी भी बनी हुई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई पूरी तरह खत्म न होने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नालसार सीजीआई विवाद के बाद पीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा ने पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीसीआई और सीजेपी के हित एक जैसे हैं और दोनों छात्रों के अधिकारों की रक्षा चाहते हैं। मिश्रा ने अभिजीत दीपके और सौरभ दास को संदेश देते हुए कहा कि छात्रों के हितों की सुरक्षा ही पीसीआई की प्राथमिकता है। नालसार के छात्रों द्वारा सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के विरोध के बाद बीसीआई ने पहले 2026 बैच के एनरोलमेंट पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। मिश्रा ने अब साफ किया कि संबंधित आदेश पूरी तरह वापस ले लिया गया है और कोई जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीसीआई का मकसद छात्रों के अकादमिक और प्रोफेशनल करियर को नुकसान से बचाना और न्यायपालिका में इंटर्नशिप के अवसर सुनिश्चित करना है। कोलकाता में महान बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल फिल्म फेस्टिवल में न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है। मिथुन ने कहा कि उन्हें बंगाल के फिल्म फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया, जबकि वह अब मॉस्को जा रहे हैं और वहां के फिल्म फेस्टिवल से उन्हें निमंत्रण मिला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्हें छोटा कलाकार समझा जाता है, इसीलिए नजरअंदाज किया जाता है। मिथुन ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल से कोई संबंध न रखने वाले बड़े लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन राज्य के अपने कलाकारों को महत्व नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने में एफएसएसएआई की कथित देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूछा कि आखिर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लागू करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है।
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का FSSAI पर दबाव है। बेंच ने कहा कि यह कदम जनहित और लोगों की सेहत के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। FSSAI ने दलील दी कि ऐसे लेबल से नमकीन जैसे कई भारतीय खाद्य पदार्थ भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उसके पहले के आदेश के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या FSSAI खुद कदम उठाएगा या कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा सीटों की संख्या स्थायी रूप से 543 रखने के लिए संविधान संशोधन की मांग की है। विजय ने यह मांग तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ पारित प्रस्ताव के बाद उठाई। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा भी नहीं बदला जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को आशंका है कि भविष्य के परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सीटें घटाकर नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। विजय ने केंद्र से आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की भी मांग की। उन्होंने इन 3 मुद्दों पर जरूरी संवैधानिक कदम उठाने का आग्रह किया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी वीडियो में भारत में शांतिपूर्ण क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनने के लिए राजनीतिक नेताओं को चुनने की व्यवस्था में बड़े बदलाव जरूरी हैं। वांगचुक ने दावा किया कि भारत के करीब आधे सांसदों पर आपराधिक मामले हैं और लगभग 1/3 पर गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र का है। वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि शिक्षा पिछड़ी रही तो देश का भविष्य भी पीछे रहेगा। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों की प्रगति का जिक्र करते हुए भारत के भविष्य पर सवाल उठाए। अब उन्होंने देश भर से निस्वार्थ और सिद्धांतवादी लोगों के नाम सुझाने की अपील की है ताकि भारत के लिए एक नया राजनीतिक रोडमैप तैयार किया जा सके। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में THDC की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हो गया। PTI के मुताबिक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 11 लोग घायल हैं। NDRF ने सुरंग से अब तक 4 शव बाहर निकाले हैं। हादसा गुरुवार शाम सुरंग के पोर्टल से करीब 2 किलोमीटर अंदर हुआ। उस समय सुरंग में 20 से 22 लोग काम कर रहे थे। THDC के अनुसार अचानक पानी का स्रोत फटने से तेज बहाव सुरंग में घुस गया। कुछ मजदूर पानी के साथ बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए, जबकि कुछ के फंसे होने की आशंका है। सुरंग में लगातार पानी रिसने से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। NDRF विशेष उपकरणों की मदद से बचाव अभियान चला रही है और सभी फंसे लोगों को बाहर निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के पीपलकोटी में बन रही सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF और दूसरी एजेंसियों से बचाव अभियान की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही वे बचाए गए घायल मजदूरों से मिलेंगे और उनका हाल चाल जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी 24 घंटे के अंदर तब हवा में उड़ गई जब कोलकाता में ही नेताजी बोस की मूर्ति गुरुवार को टूटी फूटी हालत में मिली। घटना के सामने आते ही स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों में नाराजगी फैल गई। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नेताजी का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी। वहीं यह घटना उस समय सामने आई है जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ रॉय उर्फ अनंत महाराज के नेताजी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है। विवाद अनंत महाराज के उस कथित बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने नेताजी की आजाद हिंद फौज बनाने की क्षमता पर सवाल उठाए थे। अब इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को ही अनंत महाराज को दिया गया बंग विभूषण सम्मान भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने दावा किया है कि नेताजी की जो खंडित मूर्ति अभी मिली है वह काफी पहले से ही क्षतिग्रस्त थी और मरम्मत के वीडियो को गलत तरीके से तोड़फोड़ बताकर फैलाया गया। अब पुलिस की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने के अंदाज की मिमिक्री भी की। राहुल गांधी मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विदेश नीति का मतलब सिर्फ जबरदस्ती गले मिलना है। राहुल ने ईरान अमेरिका तनाव, पाकिस्तान की भूमिका और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि भारत ने कूटनीतिक अवसर गंवाए हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष और जनता के दबाव से मोदी और अमित शाह परेशान हैं। उन्होंने दोनों नेताओं पर संसद से दूरी बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष उनके इस्तीफे तक राजनीतिक संघर्ष जारी रखेगा। झारखंड में जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने गुरुवार को 7 आरोपियों की तलाश में राज्य के कई जिलों में छापेमारी की। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीआईडी की टीम जांच के दौरान मिली ओएमआर कार्बन कॉपियों का मिलान कर सबूत जुटा रही है। इस मामले में अब तक जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खियांगते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और सीआईडी ने उन्हें 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। जेपीएससी के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.